आज हम लोग महान कैरेबियन पोएट डेरेक वॉलकॉट, जिनको 1992 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी एक महान कविता र्यून्स ऑफ अ ग्रेट हाउस को पढ़ने जा रहे हैं। र्यून्स ऑफ अ ग्रेट हाउस 1962 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह इन अ ग्रीन नाइट में संकलित है। इस कविता में डेरेक वॉलकॉट कॉलोनियल प्रभावों के संबंध में बात करते हैं। 16वीं, 17वीं एवं 18वीं शताब्दी रिनेसा के पश्चात यूरोपीय देश विभिन्न कैरिबियन भागों, अफ्रीका के भूभागों तथा एशिया के देशों में जाने लगे थे और वहाँ पर उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, लोगों को स्लेव या दास बनाया, उन पर अमानुषिक अत्याचार किए, उन्हें बेचा गया तथा उनसे जंगल कटवाए गए, प्लांटेशन के काम में उनको लगाया गया। प्लांटेशन में कैरिबियन देशों में गन्ने के प्लांटेशन का काम तेजी से हुआ था। उसी तरह लाइम के बागान लगवाए गए। लाइम यानी नींबू। लाइम में विटामिन सी पाया जाता है और उस समय बहुत सारी समुद्री यात्राएं हो रही थीं, क्योंकि बहुत से भूखंड खोजे जा रहे थे। व्यापार के लिए भी समुद्री यात्राएं होती थीं, व्यापार मार्ग भी खोजे जा रहे थे। तो इन यात्राओं में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता था और जिससे बहुत सारे नाविक मारे गए थे। तो उससे बचाव के लिए लाइम बहुत ही उपयुक्त या उपयोगी था और उसका व्यावसायिक महत्व था, इसलिए लाइम के बाग लगवाए जा रहे थे। इस कविता में लाइम का कई बार उल्लेख है। इस कविता में जो हाउस है जिसके र्यून्स का वर्णन किया गया है, वो हाउस इस कॉलोनियल एम्पायर का प्रतीक है और इसमें उन लोगों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। इस कविता में जैसा कि डेरेक एल्टोन वॉलकॉट की एक आदत है, उनकी एक प्रकृति है, एम्बिवैलेंट प्रकृति है, यानी वे अंततः मध्य का रास्ता अपनाते हैं। तो वे उन औपनिवेशिक ताकतों को, उन कॉलोनियल पावर्स को अपनी उदारता से क्षमा कर देते हैं और डेरेक वॉलकॉट के अनुसार जहां उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए, जाने अनजाने में उन्होंने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य का उपहार भी उन देशों को जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था, उनको ये उपहार भी दिया था। इस कविता में डन को उद्धृत किया गया है। जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट थे,
उन्होंने कहा था कोई आदमी द्वीप नहीं हो सकता है। किसी एक व्यक्ति का नुकसान समाज के अन्य व्यक्तियों का भी नुकसान होता है। इसमें ब्लेक जो थोड़ा प्री रोमांटिक थे उनका उल्लेख किया गया है। इसमें मिल्टन का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार यह पोयम इंटरटेक्सचुअलिटी दिखाती है। इसमें साम्राज्यवादी कवि रडयार्ड किपलिंग का भी उल्लेख है। तो आए हम इस अच्छी सी कविता का अध्ययन करें। उसके पहले कुछ तथ्य देख लें, फिर कविता को पढ़ते हैं। ड्यून्स ऑफ ग्रेट हाउस, डेरिक वॉलकॉट, 1930-2017। द पोएट, सेंट लूसियन पोएट एंड प्लेराइट। डेरिक वॉलकॉट सेंट लूसियन पोएट थे और ये प्लेराइट थे, नाटककार भी थे। डेरिक अल्टन वॉलकॉट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1992। ओमेरास 1990, द होमेरिक एपिक। तो इन्होंने एक बहुत महान होमेरिक एपिक लिखा है जिसका नाम ओमेरास है और ये 1990 में छपा था और 1992 में इनको नोबेल भी मिलता है। तो जो ओमेरास है वॉलकॉट्स मेजर अचीवमेंट है। इन अ ग्रीन नाइट पोएम 1948-60, ये पब्लिश हुआ था 1962 में। द पोएम रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस was written in 1956 and published in his breakthrough book On a Green Night 1962. Text. Though our longest sunsets at night। देखिए जो ये पोएम है ड्यून्स ऑफ अ ग्रेट हाउस, तो ड्यून्स ऑफ अ ग्रेट हाउस में एक एपिग्राफ है और ये जो एपिग्राफ लिया गया है, एपिग्राफ ये ब्राउन के अर्न बरियल से लिया गया है। ब्राउन एक बड़े निबंधकार थे, प्रोज राइटर थे। उनकी शैली बेकन से भिन्न है। तो ब्राउन की एक बड़ी किताब है, महत्वपूर्ण किताब है अर्न बरियल। तो अर्न बरियल से इन्होंने इसमें एपिग्राफ लिया है। अर्न बरियल में जो अंत्येष्टि की विभिन्न पद्धतियां हैं उनको बताया गया है। तो इसका सिंबॉलिकल अर्थ भी है। तो टेक्स्ट जो है शुरू होता है रॉबर्ट ब्राउन के अर्न बरियल के एपिग्राफ से। दो ओवर लॉन्गेस्ट सनसेट्स एट राइट डिक्लेंशंस एंड मेक्स बट विंटर एरियाज, इट कैन नॉट बी लॉन्ग बिफोर वी लाई डाउन इन डार्कनेस एंड हैव आवर लाइट इन एसेज। ब्राउन, अर्न बरियल। Stones only the disjecta membera of this great house, whose moth-like girls are mixed with। तो ये जो कविता है इसमें जो पोएट है या जो स्पीकर है यानी जो बोल रहा है कवि है, वो कहता है कि इस ग्रेट हाउस के जो ड्यून्स हैं, जो खंडहर हैं, तो वे बिखरे पड़े हुए हैं। डिसजेक्टा मेम्बरा का अर्थ होता है टुकड़ों में या फ्रेगमेंट्स में। तो इस ग्रेट हाउस के टुकड़े जो है पड़े हुए हैं। जहाँ कभी गर्ल्स रहा करती थीं और वे मॉथ लाइक गर्ल्स, जैसे वहाँ उत्सव हुआ करते थे, तो जैसे प्रकाश के सामने
बहुत सारे पतंगे घूमते हैं, वैसे जो गर्ल्स थीं वे उन उत्सवों में आनंद पूर्वक भाग लेती थीं और अब उन गर्ल्स का कहीं पता नहीं है। और वो जो पैलेस था, जो ग्रेट हाउस था, वो भी खंडहर हो गया है। इस कविता को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में आगे क्या कहा गया है। कैंडल डस्ट, यानी जो गर्ल्स थी, जैसे कैंडल सामने मार्च जो होता है तो वो बहुत सारे होते हैं, वैसे वो गर्ल्स उन उत्सव में घूमा करती थी। रिमेन टू फाइल द लिजर्स ड्रैगोनिस क्लॉज द माउथ्स ऑफ दोज गेट्स cherubs shriek with strain, axle and coach wheel sheltered under the muck of cattle droppings। तो घरों खंडहर हो चुका है और वहाँ पर अब क्या है, तो लिजर्ड्स जो छिपकली हैं, जो लिजर्ड्स हैं, ड्रैगनिस, वो ड्रैगन की तरह जो लिजर्ड्स हैं, जो छिपकली हैं, उनके जो पंजे हैं, क्लॉज हैं, वो वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जो ड्रैगनिस लिजर्ड्स हैं उनके क्लॉज जो हैं वहाँ पर अब दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर वो गर्ल्स जो हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। रिमेन्स टू फाइल द लिजर्ड्स ड्रैगनिस क्लॉज द माउथ ऑफ दोज गेट चेरप्स श्रीक विद स्टेन। चेरप्स जो हैं, ये जो पैराडाइज होता है उसे गेट के जो द्वार होता है उसके द्वारपाल होते हैं। तो जो ग्रेट हाउस थे, जो पैलेस थे, उसमें चेरप्स बने थे। तो अब वे चेरप्स श्रीक विद स्टेन, कालिख से चीखते हैं। द माउथ ऑफ दोज गेट्स चेरप्स श्रीक विद स्टेन, शेरप्स भी बोलते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वे चीखते स्टेन से। अब स्टेन का मतलब है कि जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पर जो उन पर अत्याचार किए थे वहाँ के नेटिव्स लोगों पर, देसी लोगों पर, तो उन अत्याचारों के धब्बों से वो शेरप्स जो है वो चीखते हैं। एक्सीलेंट कोच व्हील सिल्टेड अंडर द मक, मक मिट्टी, गंदगी, डर्ट। तो एक्सेल एंड कोच व्हील जो वाहन थे, अब वे जो पहले उपयोग में आते थे, तो उनके वो कोचेज, उनके वे डिब्बे वाहन के, उनकी धुरियाँ, एक्सेल्स, वे सब अब मक में, डर्ट में पड़ी हुई हैं। ऑफ कैटल ड्रॉपिंग्स, और ये डर्ट जो है जानवरों की ड्रॉपिंग से, जानवरों के द्वारा पैदा किए गए कचरे से ये डर्ट बनी है, ये मिट्टी बनी है, और उसमें वे वाहन, एक्सीलेंट कोच व्हील्स, उन वाहनों के जो पहिया थे वो सब दबे पड़े हैं। 3 cows fly for the trees and settle creaking the eucalyptus boughs. A smell of dead limbs quicken in the nose. The leprosy of empire. Farewell green fields. Farewell happy groves. 3 crows fly for the trees. 3 कौवे हैं, और ये जो क्रोज हैं ये अशुभ का, डेथ का प्रतीक हैं। वो ट्रीज पर हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ पर
वो बैठे हुए हैं। एंड सेटल क्रीकिंग द यूकेलिप्टस बोज, उसकी शाखाओं पर बैठे हैं। तो ये क्रोध जो हैं ये अशुभ या डेथ या विनाश का प्रतीक हैं, विनाश के सिंबल हैं या मेटाफर हैं। ए स्मेल ऑफ डेड लाइम्स क्विकन इन द नोज, जो लाइम है, लाइम जो फ्रूट होता है वो सड़ रहा है और उसकी जो गंध है वो नाक में जा रही है, परेशान कर रही है। द लेप्रोसी ऑफ एम्पायर, और ये एम्पायर की, साम्राज्य की लेप्रोसी को बताती है। अब लेप्रोसी क्या है? तो जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, लेप्रोसी एक बीमारी होती है और इस बीमारी में जो अंग होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। तो ये जो कॉलोनिज्म था, कॉलोनियल शासन था, इसने जो एम्पायर था उसको विकृत कर दिया था इन अत्याचारों ने। तो इसे बोला जाता है लेप्रोसी ऑफ एम्पायर। फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स, फेयरवेल ई हैप्पी ग्रोज, ये विलियम ब्लेक का कोटेशन है, विलियम ब्लेक का उदाहरण है। और जो कवि है अब उस ग्रेट हाउस के रूम्स में, खंडहरों में खड़ा हुआ है और जो कॉलोनियल एम्पायर था उसको फेयरवेल कर रहा है, उसको अलविदा कर रहा है। मार्बल लाइक ग्रीस, लाइक फॉकनर्स साउथ इन स्टोन, deciduous beauty prospered and is gone, but where the lawn breaks in a race of trees, a shape below dead leaves will ring the bone of some dead animals or human things fallen from evil days, from evil times. Marble like Greece, like Faulkner's साउथ इन स्टोन, मार्बल लाइक ग्रीस, जो यूनान है, यूनान के जो वास्तु हैं, आर्किटेक्चर हैं, उनमें मार्बल्स का उपयोग किया गया है। तो मार्बल लाइक ग्रीस, जो वो ग्रेट हाउस बना हुआ था जिसे खंडहर हैं, और ये ग्रेट हाउस कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है। तो उस ग्रेट हाउस के जो खंडहर हैं उसमें मार्बल है, वो ग्रीस या यूनान की याद दिलाता है। लाइक फाकनर्स साउथ इन स्टोन, जो विलियम फाकनर थे वो बहुत बड़े नावलिस्ट थे, उपन्यासकार थे अमेरिका के, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो फाकनर साहब दक्षिणी अमेरिका से, मिसिसिपी वाले भाग से संबंधित थे। तो मार्बल लाइक ग्रीस, लाइक फाकनर्स साउथ स्टोन, डेसिडुअस ब्यूटी प्रॉस्पर्ड एंड इज गॉन। डेसिडुअस ब्यूटी यानी वहाँ पर जो वृक्ष होते थे वे पर्णपाती होते थे, यानी एक निश्चित समय के बाद अपने पत्ते वे गिरा दिया करते थे। तो डेसिडुअस ब्यूटी प्रॉस्पर्ड यानी वहाँ पर जंगल थे, वन थे जो कि प्रॉस्पर थे, बहुत ही समृद्ध थे। एंड इज गोन, और अब वो सभी जंगल या वन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे उन्होंने प्लांटेशन के लिए, लाइम के प्लांटेशन के लिए उन जंगलों को कटवा दिया था। बट वेयर द लॉन ब्रेक्स इन अ रेस ऑफ ट्रीज, लेकिन जो खंडहर है, खंडहर का जो लॉन है, वहाँ पर अब नए बहुत सारी घासें उग रही हैं, बहुत सारे नए पेड़ उग रहे हैं। तो उसी को पोएट कहता है कि वेयर द लॉन ब्रेक्स इन अ रेस ऑफ ट्रीज, अ स्पेड बिलो डेड लीव्स विल रिंग द बोन। वहाँ पर डेड लीव्स, मरी हुई पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, और एक स्पेड है, फावड़ा है, जिससे कि मिट्टी को खोदा जाता है। ऑफ सम डेड एनिमल्स आर ह्यूमन थिंग फॉलन फ्रॉम इविल डेज, फ्रॉम इविल टाइम्स। तो यहाँ से देखें, अ स्पेड
below dead leaves will ring the bone। जब इस पेड़ से कोई मिट्टी खोदी जाती है तो वो ध्वनि करता है, किसी पत्थर या किसी हड्डी से टकराता है तो रिंग, वो आवाज़ करता है। ऑफ सम डेड एनिमल्स आर ह्यूमन थिंग्स, यानी किसी आदमी के या किसी जानवर के हड्डी से वो टकराता है इस पेड़ और आवाज़ करता है। फॉलन फ्रॉम इविल डेज फ्रॉम इविल टाइम्स, अब वो इंसान जो है वो इविल डेज में, किसी बुरे दिनों में या इविल टाइम में, इविल डेज में किसी बुरे दिनों में वो गिर गया होगा और उसके गिर जाने से यानी जो इविल डेज आया होगा या इविल टाइम आया होगा तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई होगी और उसकी हड्डी से उस पेड़ टकराता है। तो इविल टाइम और इविल डेज एक कॉलोनियल टाइम को बताते हैं, कॉलोनियल युग को बताते हैं, जब लोगों को स्लेव बना लिया गया था और प्लांटेशन में उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था और वो मर जाते थे तो उनको वहीं पर गाड़ दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। तो ये इविल टाइम्स था, ये ख़राब समय था या इविल डेज था। तो ये लाइन, ये जो पंक्तियां हैं एक कॉलोनियल ताकतों की क्रूरता को बताती हैं। इट सीम्स दैट द ओरिजिनल क्रॉप्स वर लाइम्स ग्रोन इन दैट सिल्ट दैट क्लॉग्स द रिवर्स स्कर्ट, द इम्पीरियस रेक्स आर गोन, देयर ब्राइट गर्ल्स गोन। वहाँ कोई नदी बहती है और उस नदी के पास की जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर कवि कहता है कि जो ओरिजिनल क्रॉप थी, जो मूल फसल थी जिसको कॉलोनियल समय में उगाया जाता था, वो लाइम्स की थी, नींबू की थी। ग्रोन इन दैट सिल्ट दैट क्लॉग्स द रिवर्स स्कर्ट, रिवर के चारों ओर जो ज़मीन है वहाँ पर वो लाइम्स उगाए जाते थे। द इम्पीरियस रेक्स आर गोन, तो जो वो इम्पीरियल रेक्स थे, जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं और उनके जो सामंत थे, जो अंग्रेज़ थे, जो अत्याचार करते थे, वे चले गए हैं। और गोन, तो जो इम्पीरियल ताकतें हैं वो चली गई हैं। पोएट कहता है कि आर गोन्स, वे चले गए हैं। देयर ब्राइट गर्ल्स गोन, उनके साथ जो लड़कियां रहती थीं, जो ब्राइट गर्ल्स थीं, वे भी क्या हैं, चली गई हैं। तो अब वो मर चुके हैं, उनका कोई समय बदल चुका है, सैकड़ों साल बीत चुके हैं। तो इम्पीरियस रेक्स आर गोन, देयर ब्राइट गर्ल्स गॉन। The river flows obliterating hurt। अब एक त्रासदी है कि प्रकृति आदमी के जो ये सारे घटनाएं होती हैं तो उनसे अप्रभावित रहती है। जैसे कि सोहराब और रुस्तम में जो ऑक्सस नदी किनारे इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ऑक्सस नदी अप्रभावित थी। तो वैसे जो रिवर है वो जो बह रही है उसके ऊपर एक कॉलोनियल अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं है, वो वैसे ही बह रही है, वो आज भी बह रही है उसी तरह। आई क्लाइम्ड अ वॉल विद द ग्रिल आयरन वर्क। अब जो राइटर है, जो वॉलकॉट साहब हैं, वो
व्यक्तिगत हो जाते हैं। आई क्लाइम्ड अ वॉल, मैं एक दीवार पर चढ़ता हूँ। विद अ ग्रिल, आयरन वर्क, और उसमें लोहे का काम है, ग्रिल्स हैं। ऑफ एक्साइल्ड क्राफ्ट्समैन प्रोटेक्टिंग दैट ग्रेट हाउस, उस बड़े हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए उसमें ग्रिल्स हैं। फ्रॉम गिल्ट परहैप्स बट नॉट फ्रॉम द वर्म्स रेंट, नॉट फ्रॉम द पैडेड कैवेलरी ऑफ द माउस। तो जो घर था और उस घर में आयरन से जो उसकी सुरक्षा करी गई थी, उसके दरवाजे थे और तो फाटक थे और जो पूरा सुरक्षा की व्यवस्था थी, तो अब वो खंडहर में हो गया है और उसमें वर्म्स, बहुत कीड़े हैं, मिट्टी में कीड़े हैं, और कैवलरी ऑफ द माउस, चूहों की फौज है, और घर जो है इनसे अपने को नहीं बचा पा रहा है। यानी जहाँ पर कोई आ नहीं सकता था, ये शासकों के घर थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके अंदर जाए। वहाँ पर चूहों की फौज घूम रही है और उन शासकों के जो कि मर चुके हैं, उनको जो वर्म्स हैं वो खा रहे हैं। एंड व्हेन अ विंड सूक इन द लाइम्स, आई हर्ड what Kipling heard, the death of a great empire, the abuse of ignorance of Bible and by sword। तो डेरेक कहते हैं कि जब सड़ते हुए लाइम्स को जब हवा हिलाती है तो मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, और ये आवाज़ जो है किपलिंग ने भी सुनी थी। किपलिंग ने कहा था कि प्रत्येक जो साम्राज्य है वो कभी न कभी नष्ट होगा, द डेथ ऑफ अ ग्रेट एम्पायर, वही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है। इन एम्पायर्स ने, इन कॉलोनियल ताकतों ने जो बाइबल या स्वार्ड के साथ जो अब्यूज, दुरुपयोग इनका किया था, यानी जो देसी लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करके उनका कल्चर नष्ट किया था, बाइबल, और उनको गुलाम बनाया था, स्वार्ड। तो वे सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं। अ ग्रीन लॉन ब्रोकन बाई लो वॉल्स ऑफ स्टोन, dipped to the rivulet and pacing, I thought next of men like Hawkins, Walter Raleigh, Drake, ancestral murderers and poets, more perplexed। तो पोएट कहता है कि जो छोटी छोटी नदी की धाराएं बह रही हैं, रिवुलेट हैं, और वो पेसिंग तेज़ी से बह रही हैं, तो उनके सामने आई थॉट नेक्स्ट, मैं सोचता हूँ, हॉकिंस, वाल्टर रैले और ड्रेक जैसे व्यक्तियों को। हॉकिंस, ड्रेक और वाल्टर रैले ये अन्वेषक थे, एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने कैरिबियन भूखंडों को, अफ्रीका के भूखंडों को खोजा था। हॉकिंस और ड्रेक गुलामों के व्यापार से भी संबंधित हैं, एक क्रूर व्यक्ति थे। वाल्टर रैले साहित्यकार भी थे एलिजाबेथन पीरियड में, और अमेरिका के कई देशों की खोज के लिए इन्होंने बहुत से अभियान किए थे। जो वर्जीनिया प्रांत है वाल्टर रैले की ही खोज है। तो इनको पोएट मर्डरर कहता है, हत्यारे कहता है, और वो ज़्यादा परप्लेक्स्ड, वो भ्रम में पड़ जाता है। इन मेमोरी नाउ बाई एवरी अल्सरस क्राइम, इनके क्राइम की मेमोरी में वो भ्रम में पड़ जाता है। द वर्ड्स ग्रीन एज देन वाज रॉटिंग लाइम, हुज स्टेंच बिकेम द चार्नेल गैलियोन्स टेक्स्ट। गैलियन मीन्स होता है शिप, जहाज। द रॉट रिमेन्स विद अस, द मैन आर गॉन, बट एज डेड एज इज लिफ्टेड इन अ विंड। तो कवि कहता है कि इन लोगों ने जो बहुत अत्याचार किए थे और जो
गैलियंस थे, जो जहाज़ थे, उनसे बहुत सारे इन्होंने देश खोजे थे, बहुत सारे व्यापार मार्ग खोजे थे, और उसके द्वारा इन्होंने जो है काफ़ी मानवता पर अत्याचार किए थे। द रॉट रिमेन्स विद अस, तो उनके जो दुष्प्रभाव हैं, उनकी जो यादें हैं, तो उसको रॉट कहता है कवि। और पोएट कहता है कि जो रॉट्स हैं वो अभी बचे हुए हैं, रॉट रिमेन्स। पोएट के अनुसार जो रॉट्स हैं वो बचे हुए हैं। दैट फाइंस द ब्लैकनिंग एम्बर ऑफ द माइंड, माई आइज बर्न्ड फ्रॉम द एशन प्रोज ऑफ डन। तो पोएट को, वॉलकॉट को मेटाफिजिकल पोएट डन का एक लेक्चर याद आता है, उनका एक प्रोज राइटिंग याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई आदमी खुद में द्वीप नहीं होता है, वो समाज में रहता है, अकेला अलग थलग कोई आदमी का कोई अस्तित्व या वजूद नहीं होता है। और इसके अलावा यदि किसी एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वह दुर्घटना दूसरे व्यक्ति के साथ भी दुर्घटना होती है। डन ने कहा था कि यह न पता करो कि जो मृत्यु की घंटी है किसके लिए बज रही है, ये घंटी तुम्हारे लिए बज रही है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि समाज में मरता है तो उसकी स्मृतियाँ जिन लोगों के पास होती हैं वे लोग भी उतने हिस्सों में उसके साथ मर जाते हैं। तो कवि जो है वो डन को याद करता है। एब्लेज विद रेज आई थॉट some slave is rotting in this manorial lake, but still the coat of my compassion fought that Albion too was once a colony like ours, part of the continent, piece of the main। कवि रेज गुस्सा है जब उसने सोचा, अब्लेज जलता हुआ, विद रेज आई थॉट जब मैंने सोचा कि कुछ स्लेव जो हैं, ये जो मैनोरियल लेक है, जो झील है, उसमें रॉटिंग सड़ रहे होंगे, क्योंकि उस समय स्लेव्स जो मर जाते थे उनको वहीं ज़मीन में डाल दिया जाता था या झील में फेंक दिया जाता था, उनके साथ इतने अत्याचार होते थे। बट स्टिल द कॉल ऑफ माई कंपेशन फॉट, लेकिन कवि को अब भी उसने करुणा को छोड़ा नहीं है, उसे डन याद आते हैं और करुणा से अभी जो है मुक्त नहीं हुआ है, उसके अंदर करुणा है। दैट एल्बियन टू वाज वंस, एल्बियन रोमन नाम है ब्रिटेन का, तो लगभग 450 साल तक रोमन लोगों ने ब्रिटेन को उपनिवेश बनाया था, शासन किया था। तो पोएट कह रहा है दैट एल्बियन टू वाज वंस ए कॉलोनी लाइक आवर्स, पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पीस ऑफ द मेन। तो ये जो ब्रिटेन है जिसने हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, कैरोबियन जो है हम लोग क्या थे, इसके गुलाम थे, तो ये ब्रिटेन भी कभी रोमन लोगों का गुलाम था और इसे एल्बियन कहा जाता था, यानी ब्रिटेन एल्बियन नाम से कभी रोमन लोगों का उपनिवेश हुआ करता था। तो ब्रिटेन ने भी उपनिवेश वाले बुरे दिनों को देखा है। दैट एल्बियन टू वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ लाइक आवर्स, part of the continent, piece of the main। Nooks shorten rook overblown, deranged by foaming channels and the vain expense of bitter faction। तो कब कहता है कि उसके अंदर जो कड़वाहट थी वो कम हो गई, ऑल इन कंपैशन इंट्स, और वो कड़वाहट जो है वो एक करुणा में, कंपैशन में बदल जाती है। सो डिफरेंटली फ्रॉम what the heart arranged as well as if a manner of thy friends। तो वो एक रिकंसाइल कर लेता है एक
समझौता कर लेता है और इसीलिए वॉलकॉट को एम्बिवैलेंट बोला जाता है। अब ये जो पोम है ये फ्री वर्स पोएम है और इसमें जो 10 लाइन्स हैं, पहली उसमें तो कवि केवल ऑब्जर्व करता है। अच्छा, बाद की जो लाइन्स हैं उनमें इंजैम्बमेंट का बहुत उपयोग किया गया। 5वीं 6वीं में, 7वीं 8वीं में, 9वीं 10वीं में जो है इंजैम्बमेंट है। डिसजक्टा मेम्बरा का मतलब है कि लैटिन में है कि स्कैटर्ड फ्रैगमेंट्स। फाकनर का जो है साउथ के साथ लव हेट रिलेशनशिप था और 15-18 लाइन में इंजैम्बमेंट है। गैलियोस का मतलब होता है जो 37-38 वाली लाइन में यूज हुआ है, वो मेटोनिम है गैलियोस। यद्यपि फ्री वर्स पोएम है लेकिन इसमें स्लैंट जो राइम है उसका उपयोग किया गया है।